ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज ओन्ड बाय ए गैंगस्टर एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 11 to 15. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। अरमान की इस किस ने आयशा के पूरे जिस्म के तार झंझना दिए थे। पागल हुई जा रही थी वो। उसकी सांसें इस हद तक तेज हो चली कि उनका संभालना उसे मुश्किल पड़ गया। वो अब भी अरमान के कंधे पर अपना चेहरा टिकाए बैठी थी तो वही अरमान का चेहरा आयशा की गर्दन में फंसा था। वो आयशा की पीठ को सहला रहा था कि तभी उसे एक जाना पहचाना एहसास महसूस हुआ। इस एहसास के चलते उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करते ही उसे उस रात की याद आ गई। ये टच उसे उस अनजान लड़की की याद दिला रहा था। उतना ही मखमली बदन जिस्म से उठ रही वही भीनी भीनी खुशबू जिसने अरमान को पागल कर दिया था। और तो और आयशा के होंठ भी वही मदहोशी दे रहे थे जो मदहोशी उस रात अरमान पर हावी हो गई थी। अरमान अब और अधिक गहराई के साथ आयशा के जिस्म पर अपना हाथ घुमाने लगा तो इधर आयशा की सांसें जैसे ही उसकी काबू में आई उसने अरमान के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर कर दिया, जिसके चलते अरमान की भी आंखें खुल गई और वो आयशा के गुस्से में तप रहे चेहरे को देखने लगा, जिसे देखते ही अरमान के होंठों पर मुस्कान फैल गई। उसने अच्छे से आयशा की हालत देखी। उसके बाल बिखर चुके थे, होंठों पर हल्की सी सूजन आ गई थी, जिन्हें देख अरमान अपना अंगूठा आयशा के होंठों पर ले आया और उस अंगूठे से उसके होंठ को सहलाते हुए बोला, लगता है पहली बार किसी ने नशीले होंठों का जाम पिया है, तभी मेरे होंठों की ताकत ये बर्दाश्त ना कर सके। आयशा ने गुस्से में अरमान का हाथ झटक दिया और कहा, छोड़ो मुझे। तो वही अरमान के होंठों से अब मुस्कान गायब हो गई और उसने ठंडे लहजे में उसका चेहरा देखते हुए कहा, नहीं छोड़ूंगा। ये देख आयशा का खून खौल उठा। वो अरमान पर बेतहाशा चीख उठी, आखिर समझते क्या है खुद को? आप किसने हक दिया आपको मुझे किस करने का? होते कौन है आप मेरे इतने करीब आने वाले? अरे मैंने तो आपको अपने भाई का दर्जा दिया और आपने। मगर आयशा के शब्द उसके मुंह में ही दब गए, क्योंकि अरमान ने उसके होठों को अपने हाथ से ढक दिया और अपना चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब ले जाकर बेहद तेज भरी आवाज में बोला, एक बार फिर मुझे भाई कहो और फिर देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अभी तो सिर्फ किस किया है ना, लेकिन अगली बार ILFKUF यू डेयर टू से भाई अगेन। आयशा का पूरा शरीर थरथरा गया। अरमान के शब्दों को सुन वो आंख फाड़े उसे देखती ही रह गई कि तभी अरमान ने इस बार हल्की सी दबी आवाज में कहा, और याद रखना जो मैं कहता हूँ वो मैं जरूर करता हूँ। कहकर वो उससे दूर हुआ और कार से बाहर निकलते हुए बोला, रोमांस बहुत हो गया बेबी गर्ल, बाकी का रोमांस हम घर पर कंटिन्यू करेंगे। कहते हुए अरमान ड्राइविंग सीट पर आ बैठा तो वही आयशा पहले तो सुन न थी, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और तुरंत कार से बाहर निकलकर अरमान पर चिल्लाते हुए बोली, अब जैसे घटिया इंसान के साथ जाने से बेहतर है मैं अकेली इन सड़कों पर भटक लूंगी। अरमान ने उसकी बात का ना ही कोई जवाब दिया और ना ही उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आए। इधर आयशा ने अपना बैग बाहर निकाला और अरमान को एक नजर घूरते हुए दूसरी ओर चल दी। और यहाँ अरमान ने अपनी कार शुरू की और उसे आयशा के पास ले जाकर कहा, मैं अपनी बात दोहराता नहीं स्वीटहार्ट, इसलिए पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, कार में बैठो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आधी रात में इस खूबसूरती को कोई और नोच कर ले जाए। इस पर आयशा ने गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और खबरदार जो अब मेरे करीब आए। ये सुन अरमान मुस्कुराया और उसने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए आयशा को मुस्कुराते हुए देख कहा, एज योर विश बेबी गुड बाय। कहकर अरमान ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और तुरंत वहां से चला गया। वही उसकी कार के जाते ही आयशा का दिल बैठ गया अरमान से। तो उसने बोल दिया था कि वो नहीं जाएगी उसके साथ, लेकिन अंदर से तो उसे ही पता था कि इस सुनसान रास्ते पर उसे कितना डर लग रहा है। और फिर आयशा को भी नहीं लगा था कि अरमान सच में उसे अकेला छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। वो अपने बैठते दिल के साथ अरमान की कार को तब तक वहां से जाते देखती रही जब तक उसकी कार पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई। आयशा को समझ नहीं आ रहा था कि अब भला वो कहाँ जाएगी, इस अनजान शहर में वो किस रास्ते अपनी मंजिल ढूंढेगी। कि तभी उसे शरद का ख्याल आया, इसलिए उसने तुरंत अपना फोन निकालने के लिए जैसे ही अपने पर्स में हाथ डाला तो स्तब्ध रह गई। फोन कहाँ गया, उसने हैरानी के साथ कहा। और तभी उसे समझ आया कि अपने फोन को वो अरमान की गाड़ी में ही भूल गई है। और ये याद आते ही उसने अपना सर
पीट लिया। शिट, ये मुझसे क्या हो गया, अब मैं घर कैसे पहुंचूंगी। आयशा का रोना छूट गया। उसने डर के मारे अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो पूरा रास्ता सुनसान पड़ा था, एक मक्खी तक नहीं थी वहां। आयशा का दिल भर आया अपनी इस हालत पर। मम्मा, वो रोते हुए आसमान की तरफ देखने लगी क्योंकि इस वक्त उसे अगर सबसे ज्यादा किसी की याद आ रही थी तो वो थी उसकी माँ। आप क्यों चली गई मम्मा, आई एम डाइंग। सिसकते हुए आयशा ये सब कहे जा रही थी कि तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आई। उस आवाज को सुन आयशा के दिल में एक उम्मीद की किरण जागी कि शायद अरमान आ गया है, और इस उम्मीद से उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई तो देखा कुछ दूरी पर एक जीप खड़ी है जिसकी दोनों हेडलाइट से आ रही रोशनी से आयशा की आंखों में चुभन होने लगी और उसने अपना चेहरा छिपा लिया कि तभी वो लाइट बंद हुई, जिस कारण जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो पाया कि उसके सामने एक जीप पर कुछ लड़के बैठे हैं, और ये देखते ही आयशा ने अपना थूक निगल लिया। वो जीप अब धीरे धीरे उसके करीब बढ़ने लगी और आयशा अपने कदम पीछे लेने लगी। कुछ ही पलों में वो जीप आयशा के एकदम सामने आ खड़ी हुई और तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, हेलो मैडम, कहाँ जाना है? यूं रात में आप जैसी लड़कियों का अकेला घूमना सेफ नहीं, दूसरे लड़के ने कहा। आयशा उनके बोलने के ढंग से ही समझ गई थी कि वो लड़के सही नहीं है। उसने अपने थूक निगला और कहा, ना नहीं, मैं अकेली नहीं हूँ। अच्छा, पर यहाँ तो कोई दूसरा आपके साथ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने साथ मिस्टर इंडिया को लेकर घूम रही है आप? उस लड़के की इस बात पर वो सभी हंस पड़े। ये कोई 5-6 लड़कों का ग्रुप था जिनके हाव भाव से इतना तो स्पष्ट था कि उन्होंने शराब पी रखी है। चलिए मैडम, हम आपको छोड़ देते हैं। आयशा का डर के मारे हाल खराब हुआ जा रहा था, उसका चेहरा पसीने से लथपथ हो चुका था। माँ, मैं ठीक हूँ, आप लोग प्लीज चले जाइए, कहकर आयशा वहां से आगे बढ़ गई और तभी वो जीप भी उसके साथ साथ ही चलने लगी। बात मानिए मैडम, आप जैसी खूबसूरत लड़की का अकेले घूमना सही नहीं, आइए गाड़ी में बैठ जाइए। ये सुन आयशा ने उन पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत नहीं है, अकेला क्यों नहीं छोड़ देते मुझे। उफ़ मैडम का तो गुस्सा भी कहर है, कहते ही उनमें से आदमी गाड़ी से उतारकर बाहर आ गया और फिर उसने अगले ही पल आयशा के पास जाकर अचानक से आयशा की कलाई पकड़ ली और अपने दांत पीसते हुए बोला, क्यों री, ज्यादा घमंड है अपनी खूबसूरती क्या? हाँ, हम तुझसे प्यार से बात कर रहे हैं ना, तो चिल्ला क्यों रही है? आयशा समझ चुकी थी कि अब वो एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी है जिससे निकल पाना उसके लिए नामुमकिन होने वाला है। उसका रोना छूट गया और उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। आए हाय, काश हम आपकी इस इच्छा को पूरा कर पाते, लेकिन कसूर तो आपका ही है ना। किसने कहा था आधी रात को एक सुनसान सड़क पर अकेले घूमने के लिए? सही बात है, इतनी रात को क्या सैर के लिए निकली थी आप? आयशा अकेली इन जानवरों के बीच में फंस चुकी थी। बचाओ, कोई मदद करो मेरी, आयशा ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तभी उन आदमियों ने उसके मुंह को दाब दिया, जिस वजह से आयशा झटपटा उठी और वो आदमी हैवानों की तरह हंस पड़े। मजा आने वाला है आज रात, उनमें से एक ने कहा, और वो सब आयशा को जबरदस्ती घसीटकर जीप के अंदर डालने लगे कि तभी आयशा ने उनमें से एक के पैरों के बीच जोरदार लात मारी, जिस वजह से वो दर्द के मारे बिलख उठा और इसी बात का फायदा उठाकर आयशा वहां से भागने लगी। लेकिन उसकी ये कोशिश बेकार गई क्योंकि वो अकेली थी और ये 6, इसलिए उन्होंने तुरंत आयशा को उसके बालों से पकड़ा और उसे गाली देते हुए बोली, साली ज्यादा होशियारी दिखा रही है, रुक अभी तेरी होशियारी निकालता हूँ, कहकर उसने आयशा को जमीन पर फेंक दिया। और यहाँ अब आयशा ने अपने बचने की सारी उम्मीद छोड़ दी। वो घबराते हुए जमीन पर पीछे खिसकने लगी, पर प्लीज मुझे जाने दो, मुझे हाथ जोड़ती हूँ मैं। लेकिन उसके रोने गिड़गिड़ाने का किसी को कोई फर्क ना पड़ा, उल्टा वो आदमी तो खुश हो रहे थे उसे इस हाल में देख। इतने में ही एक आदमी उसके करीब झुकने लगा और सीधा आयशा के ऊपर आ गिरा, जिस कारण आयशा घिन से भर उठी। लेकिन उस आदमी ने आयशा की बाहों को पकड़ लिया और अपने होंठ जिसके करीब ले जाते हुए बोला, जरा मैं भी तो देखूं इन खूबसूरत होंठों का स्वाद कैसा है। नहीं, आयशा चीख उठी और इधर वो आदमी जैसे ही आयशा के होंठों पर हमला करने को हुआ, उसी पल रोड पर एक कार आ खड़ी हुई और उस कार ने जोर से हॉर्न बजा दी, जिसकी आवाज सुन सभी आदमी रुक गए। उन्होंने मुड़कर देखा तो रोड के बीचों बीच एक कार खड़ी थी, जिसकी हेडलाइट की रोशनी उन आदमियों की आंखों में आ गिरी और उस रोशनी से बचते हुए एक आदमी चिल्लाया, ए चुपचाप निकल जा यहाँ से, हमसे उलझने की कोशिश भी मत
करना, लेकिन वो कार वहां से हिली भी नहीं। अबे तुझे सुनाई नहीं देता क्या, कहकर उनमें से एक जैसे ही उस कार के पास जाने को हुआ उसी पल कार की हेडलाइट बंद हुई। इधर जो आदमी आयशा के ऊपर था वो भी उसके ऊपर से हट गया, जिस कारण आयशा की नजर भी सामने खड़ी उस कार पर गई। उसकी तो आंखें ही रो रोकर लाल हो चुकी थी, सारी उम्मीद खो दी थी उसने बचने की, लेकिन तभी उसे वो दिखा जिसे देख आयशा को ऐसा महसूस हुआ कि उसे जन्नत नसीब हो गई हो। उसकी आंखों से आंसू बह गए और इस बार ये आंसू खुशी के थे। इधर कार से बाहर निकलता शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक था। वो आगे आकर कार के बोनट से टिककर खड़ा हो गया और अपनी जेब से एक लाइटर निकालकर अपने होंठों में फंसी सिगरेट जलाने लगा। तो वही आयशा जिसके अंदर अरमान को देखते ही मानो जान आ गई, वो इतनी रफ्तार से उसकी ओर भागी कि उन आदमियों को उसे रोकने तक का मौका ना मिला। और इधर आयशा भागते हुए सीधा अरमान के सीने से आ लगी। उसका चेहरा अरमान के सीने में आ छिपा और उसने अपने हाथ उसकी पीठ पर जकड़ दिए। जबकि कुछ ही देर पहले की ही बात थी जब वो नफरत से अरमान को देख रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसने सोचा भी नहीं था कि जिस चेहरे को देख कुछ देर पहले उसे इतनी नफरत हो रही थी, अब उस चेहरे को देख वो सुकून से भर उठी। अरमान को वहां देख आयशा का दिल इस वक्त सुकून से भर उठा था। वो इस तरह से अरमान के सीने से चिपकी थी मानो अब उससे कभी दूर ही नहीं होगी। उसने अपना चेहरा पूरी तरह से अरमान के सीने छिपा लिया और अपने आंसुओं से उसके सीने को भिगोने लगी। और तभी पीछे खड़े उन आदमियों ने अपनी तेज आवाज में कहा, ए लड़की को हमें वापस कर दे, नहीं तो यहाँ से चल के जाने के लायक नहीं बचेगा। ये सुन अरमान जो इस वक्त अपने होंठों में सिगरेट फंसाए खड़ा था, उसने अपनी सिगरेट की लंबी लंबी कश लेते हुए कहा, मैंने तुम लोगों को नहीं रोका है, तुम्हें चाहिए ये लड़की तो ले जाओ। अरमान के ये शब्द जैसे ही आयशा के कानों में पड़े तो मानो उसका शरीर ढीला पड़ गया। जो हाथ उसने इतनी मजबूती से अरमान की पीठ पर कसे थे, उनकी पकड़ अचानक से कमजोर पड़ गई और उसने हैरान नजरों से अरमान से अलग होकर उसकी आंखों में देखा, मानो ये यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि अभी अभी अरमान ने क्या कहा। तो वही वो आदमी अरमान की इस बात को सुन खुश हुए और तभी उनमें से एक अपने साथी से बोला, जा लेके आ लड़की को, समझदार है छोकरा। ये सुन वो दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए आयशा के पास आने लगा तो वही आयशा तो बदहवास सी अरमान के सीने से चिपक गई और गिड़गिड़ाते हुए बोली, न नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे बचा लीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। कहते ही आयशा अरमान के पैरों में जा गिरी और बोली, मैं आपके पैर तक पड़ने को तैयार हूँ, बस मुझे बचा लीजिए। तो वही अरमान मानो बेफिक्र सा अपनी सिगरेट पीने में व्यस्त था और उधर आयशा जैसे जैसे उस आदमी को अपने करीब आता देख रही थी वैसे वैसे उसके दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। वो एक बार फिर अरमान के पैरों के जा गिरी और बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए प्लीज। उस सुनसान सड़क पर केवल आयशा की चीख गूंज रही थी, जिन्हें सुनने वाला शायद कोई नहीं था। तभी वो आदमी उसके एकदम करीबा खड़ा हुआ और उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, ए लड़की, चुपचाप जैसा हम कह रहे हैं वैसा तू करती जाएगी तो दर्द कम होगा, वरना अगर जबरदस्ती पर आ गए तो फिर तू सोच भी नहीं सकती कि तेरे साथ क्या करेंगे हम। कहते ही वो आदमी आयशा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा तो वही आयशा एकदम से अरमान के पीछे जा छिपी और टूटकर रो पड़ी, नहीं नहीं प्लीज। लेकिन उस आदमी ने आयशा की एक भी ना सुनी और जैसे ही उसे पकड़ने को हुआ उसी पल बीच में ही अरमान ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये देख वो आदमी सवालिया नजरों से अरमान को देखने लगा। तभी अरमान ने उसका हाथ वापस आयशा से दूर करते हुए कहा, एक मिनट, अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई है। कहकर अरमान ने उस आदमी का हाथ छोड़ा और फिर आयशा को देखते हुए अपनी आंखों पर चढ़े शेड्स को उतार कर बोला, हाँ तो क्या कह रही थी तुम कि मैं तुम्हें बचा लूं? ठीक है, बचा लूंगा तुम्हें। अरमान के ये शब्द सुनते ही आयशा उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी, लेकिन तभी अरमान ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें बचाने से मेरा क्या फायदा? ये सुन आयशा की उम्मीद मानो एक बार फिर घुटने टेक गई। फायदा? आयशा ने कहा, हाँ फायदा, क्योंकि अरमान मलिक कभी भी घाटे का सौदा नहीं उठाता है। मेरे साथ अगर डील करनी है तो एक हाथ दो और एक हाथ लो, अरमान ने कहा। ये सुन आयशा की आंखों में बेहद नमी उतर आई, माँ मैं क्या दूंगी आपको? तो इस पर अरमान मुस्कुराया और आयशा के करीब जाकर उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बेहद ही धीमी आवाज में बोला, तुम्हारे पास मुझे देने के लिए बहुत कुछ है बेबी गर्ल, पर फिलहाल तुम्हें मेरी बस 2 शर्त माननी होंगी।
ये सुन आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा माँ मैं तैयार हूँ। इस पर अरमान मुस्कुराया और उसने कहा तो शर्त नंबर 1 तुम मुझे आइंदा से कभी अपना भाई नहीं कहोगी। अरमान की इस शर्त पर पहले तो आयशा हैरान हुई और सोचने लगी कि भला ये कैसी शर्त है और इसे मानने के लिए वो तुरंत राजी भी हो जाएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही उसने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा माँ मैं तैयार हूँ आपकी ये शर्त मानने के लिए। वेरी गुड। और अब शर्त नंबर 2 पर अरमान इससे आगे कुछ भी कहता कि तभी वो आदमी अचानक से उसके ऊपर चिल्ला उठा, ए हीरो बहुत हो गई अब तेरी बकवास, अब चुपचाप यहाँ से कटली मार ले वरना हम मार मार के तुझे यहाँ से भगाएंगे। कहते ही वो आदमी जैसे ही आयशा का हाथ पकड़ने को हुआ उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि सभी की आंखें फटी रह गई। वो आदमी दर्द से कराहता हुआ जमीन पर पड़ा था और उसकी इस हालत का जिम्मेदार अरमान था, क्योंकि वो हाथ जिस हाथ को उस आदमी ने आयशा को छूने के लिए आगे बढ़ाया था अरमान ने उस हाथ को ही मरोड़कर तोड़ दिया था, जिस कारण सभी दंग रह गए। लेकिन शायद अभी तो बस ये शुरुआत थी, क्योंकि अगले ही पल एक और धमाका हुआ जिससे सबकी जान हलक में अटक गई। और इस बार ये धमाका अरमान की गन ने किया था, जिसे उसने अपनी कमर से बाहर निकाला और अगले ही पल उस आदमी की दोनों जांघों पर और फिर जांघों के बीच उसके निजी अंग को गोलियों से भून दिया। ये नजारा देखा आयशा की रूह तक कांप उठी, उसकी आवाज गले में अटक चुकी थी और उस आदमी पर गोली चलते देख उसने खौफ के मारे अपना चेहरा छिपा लिया। इतना डर तो उसे कुछ देर पहले उन आदमियों से भी नहीं लगा था जितना कि अब अरमान से उसे लगने लगा था। वो अरमान को बदतमीज तो समझती थी, मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना खतरनाक निकलेगा। इधर वो जमीन पर पड़ा आदमी दर्द के मारे कराहता रहा और फिर उसकी आंखें बंद हो गई, और उधर अरमान के लिए मानो ये कोई मामूली सी बात थी। उसके हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसने बस एक कान पर भिन न रहे मच्छर को मारा हो। एक नजर उस आदमी पर डाल अरमान ने कहा, साला बहुत बोल रहा था बीच में, जब मैंने पहले ही कह दिया कि अभी मैं अपनी बेबी गर्ल से खास बात कर रहा हूँ तो क्यों बीच में आया। कहकर अरमान ने उन बचे हुए आदमियों को देखा जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्यों सही किया ना मैंने। तो अरमान के इस रूप को देख उन सबकी पेंट गीली होने की कगार पर थी। उन्होंने अरमान के सवाल पर अपनी गर्दन तुरंत हिला दी, जिस पर अरमान ने एक बार फिर आयशा पर गौर फरमाया, जो इस वक्त डर के मारे अपना चेहरा छिपाए खड़ी थी। अरमान ने वो गन यूं ही अपने एक हाथ में पकड़े रखी और दूसरे हाथ से अचानक से उसने आयशा की बाजू को पकड़कर उसे खुद के करीब खींच लिया, जिस कारण आयशा डर के मारे उसकी आंखों में देखने लगी। वो इस वक्त इस हद तक कांप रही थी कि उसकी कपकपी अरमान तक ने महसूस कर ली। तो मेरी दूसरी शर्त के लिए तैयार हो बेबी, अरमान ने इंटेंसिटी से उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और बेचारी आयशा, वो तो अब कुछ बोलने के काबिल ही नहीं बची थी। और तभी अरमान ने वो गन आयशा के चेहरे पर घुमाते हुए कहा, मैंने कुछ पूछा है आंसमी। उस गन को अपने चेहरे पर महसूस कर आयशा पसीने से तरबतर हो गई। उसने तुरंत कांपते हुए अपनी गर्दन हिला दी। ये देख अरमान ने उस गन की नोक को उसके होंठों पर सहलाते हुए कहा, वर्ड्स आई वांट वर्ड्स। तो इस पर आयशा ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाते हुए लड़खड़ाती जबान के साथ कहा, हाँ माँ मैं तैयार हूँ। और ये सुन अरमान के होंठों के कोने मुड़ गए और उसने छूटते ही कहा, सो किस मी राइट नाउ। अरमान के ये चंद लफ्ज सुनते ही आयशा के होश फाख्ता हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी अरमान के कहे वो लफ्ज हकीकत थे, कोई अनचाहा ख्वाब नहीं। कि किस, आयशा ने होने कांप रहे लबों के साथ कहा। और इधर अरमान ने वो गन यूं ही बेरहमी के साथ उसके होंठों पर सहलाते हुए कहा, यस बेबी किस। कहकर अरमान ने आयशा की नजरों में अपनी नजरें डालकर कहा, अब वक्त जाया मत करो, क्योंकि जितना वक्त तुम गवाओगी मुश्किलें तुम्हारे लिए उतनी ही बढ़ती जाएंगी। और मुझे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि मेरे ही सामने इतनी खूबसूरत लड़की को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़े। आयशा की नजरें शर्म से झुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुसीबत से बची है या मुसीबत में फंसी है। कि तभी अरमान के चेहरे का लहजा काफी सख्त हो गया। उसने अचानक से आयशा के बालों को अपनी मुट्ठी में भरा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए इस दफा तेज भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, यही सोच रही हो ना कि कितना बुरा हूँ मैं। तुम्हारी मदद करने की बजाय तुम्हें खुद सता रहा हूँ। आयशा अपनी भींगी पलकों से अरमान की सख्त नजरों में देखे जा रही थी। इंतजार किस बात का है आयशा मुखर्जी, जोड़ दो अपने इन लबों को मेरे लबों से। अरमान ने आयशा के होंठों को तल्लीनता से देखते हुए कहा। और आयशा अपनी लाचारी के आगे कुछ ना कर सकी।
उसने कसके अपनी आंखें मींच ली और अपने होंठ अरमान के होंठों के करीब बढ़ाने लगी। इस दौरान उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था। सांसें उथल पुथल करने को तैयार हो गई और हर बीतते पल के साथ आयशा के होंठ अरमान के करीब बेहद करीब बढ़ते गए। कुछ इंच का ही फासला बचा था उन दोनों के दरमियान की, तभी अरमान ने अचानक से आयशा को झटककर खुद से दूर कर दिया, जिस कारण आयशा की आंखें खुली की खुली रह गई और उसने हैरानी से अरमान को देखा और अरमान भी अपने चेहरे पर बेहद गंभीरता लिए उसे देखे जा रहा था कि तभी अरमान ने आयशा को देखते अपनी गन का निशाना उनमें से एक आदमी की तरफ ताना और अगले ही पल धड़ धड़ की आवाज के साथ एक आदमी की चीख निकल गई। तो वही आयशा ने जब एक बार फिर गन चलते हुए देखी तो कांप उठी। इधर अरमान ने आयशा से अपना ध्यान हटाकर उन आदमियों को देखा और कहा, अगर मरने का शौक ना हो तो अगले 5 सेकंड में तुम में से मुझे कोई भी यहाँ नहीं दिखना चाहिए, वरना छठे सेकंड में तुम सबको सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारी आत्मा शरीर को त्याग चुकी होगी। अरमान का ये कहना भर था कि 5 सेकंड भी ना हुए और वो आदमी वहां से ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। और इधर आयशा, आज शायद उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन उसने फेस किया था। और अरमान क्या पहेली था, ये शख्स कुछ पल पहले उसे अपने होंठों को चूमने के लिए कह रहा था और अब अचानक से उन सभी गुंडों को भगा दिया। आयशा तो उलझ के रह गई अरमान की गुत्थी में कि तभी अरमान उसके पास आया और अपनी गन वापस कमर में फंसाते हुए बोला, मरने की इच्छा हो तो पड़ी रहो इस सड़क पर, और अगर जिंदगी से अभी भी प्यार हो तो चुपचाप गाड़ी में बैठो। कहकर अरमान आगे बढ़ गया और जाकर अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कुछ ही पलों में डरी सहमी आयशा उसके साथ आकर बैठ गई। आयशा की सिसकियां बंद नहीं हो रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी, मगर अरमान ने उसके आंसुओं पर गौर फरमाना जरूरी नहीं समझा और कार स्टार्ट कर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आयशा का रोना बंद नहीं हो रहा था, उसकी सिसकियां अरमान को इरिटेट करने लगी, इसलिए उसने स्टेरियो ऑन कर दिया जिसमें से FM पर ही कुछ गाने बजने लगे। आरजे ने कहा, जैसा कि हम सब जानते हैं आज मौसम है ये सुहाना और ये दिल भी है दीवाना, तो क्यों ना आज इसी दीवानगी के नाम एक नगमा पेश किया जाए। तो लीजिए हाजिर है इस खूबसूरत शाम का पहला नगमा। और इसी के साथ उस कार में अरमान की सोच से परे एक गाना गूंजने लगा, मिलने है मुझसे आई फिर जाने क्यों तन्हाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी, खुद से है या खुदा से इस पल मेरी लड़ाई, किस मोड़ पे है लाई आशिकी। अरमान को रोमांटिक गानों में क्या बल्कि रोमांस तक में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसके लिए लड़कियां मतलब 1 नाइट स्टैंड। लेकिन अब जब अचानक से ये गाना बज उठा तो उसकी नजर अनायास ही आयशा पर चली गई। आशिकी बाजी है ताश की टूटते बनते विश्वास की, मिलने है मुझसे आई कि तभी अरमान को होश आया कि वो क्या कर रहा है भला, क्यों आयशा उसके जहन में असर कर रही है। इन्हीं सवालों से जूझते हुए उसने गुस्से में वो गाना बदल दिया और तभी अगला गाना प्ले हुआ जो शायद अरमान जैसे बिगड़े नवाबजादों के लिए एकदम परफेक्ट था। आई नो यू लाइक मी, यू नो आई लाइक यू, लेट्स गेट टुगेदर गर्ल, यू नो यू वांट टू। रात दिन आते जाते होती हैं सो मुलाकातें, आगे बढ़ती हैं बातें पीछे छोड़ दे, रास्ते में है ठहरे और भी कितने चेहरे, आज फिर अपनी आंखें उनसे जोड़ ले, खो जाएगा लम्हा ये खो जाएगा, मुड़ के ना फिर आएगा, राहों में उसको रोक ले, हो जाएगा होगा जो हो जाएगा, यू नो यू आर सो हॉट यू आर ऑन फायर। मिल गए जो छोरा छोरी हुई मस्ती थोड़ी थोड़ी, बस प्यार का नाम ना लेना, आई हेट लव स्टोरी। एक तो आयशा इस वक्त बुरे वक्त से जूझ रही थी, ऊपर से अरमान के ये गाने। हालांकि अरमान को गाने सुनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आयशा की सिसकियां उसके दिल में कुछ तो ऐसा असर कर रही थी जिन्हें वो माने या ना माने, लेकिन उसे तकलीफ हो रही थी उसके इस हाल पर ये अरमान मलिक था जिसके लिए फिक्र जैसे इमोशंस जाहिर करना नामुमकिन बात थी, और अपने इसी रियल अपने की वजह से उसने खुद को समझा लिया कि उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है आयशा के आंसुओं का। खैर कुछ इसी तरह रास्ता कट गया। अरमान की कार मलिक मैंशन के आगे आकर खड़ी हो गई, गाना अब बंद था उसकी कार में, और उसने जैसे ही आयशा को उतरने के लिए कहना चाहा कि तभी उसने देखा कि आयशा सो चुकी है। अरमान स्पष्ट देख सकता था उसके चेहरे की थकावट, वो चाहकर भी उसे ना जगा पाया और उसने खुद कार से उतरकर दूसरी तरफ से आयशा को आहिस्ता से अपनी गोद में उठाया और उसे मैंशन के अंदर ले जाने लगा। उसने शरद को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आयशा उसके साथ आ रही है, इसलिए वो भी निश्चिंत थे। इधर शुक्र है कि रात होने की वजह से किसी ने अरमान और आयशा को इस हाल में नहीं देखा।
अरमान आहिस्ता से आयशा को उसके कमरे तक लेकर आया और अंदर कमरे में आकर उसने उसे आराम से बिस्तर पर लिटा दिया और जैसे ही उससे दूर होने को हुआ उसी पल आयशा ने नींद में ही उसकी कलाई थाम ली और धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, मत जाइए प्लीज। इसी तरह आयशा कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। अरमान ने काफी कोशिश की उससे अपना हाथ छुड़ाने की, लेकिन आयशा ने उसका हाथ ना छोड़ा, जिस कारण अरमान को भी वही उसके साथ सिरहाने पर बैठना पड़ा। और आयशा वो अरमान का हाथ अपने सीने से लगा के लेट गई तो वही अरमान ने जब अपना हाथ आयशा के सीने पर महसूस किया तो उसके अंदर भी एक अजीब सी फीलिंग जागने लगी। और उस फीलिंग को लस्ट कहना सही होगा, क्योंकि अरमान बेहद लस्टी था, जिसकी एक खास वजह ये भी थी कि उसकी जिंदगी में लड़कियों का एक हिस्सा ऐसा था जिसे उसने केवल लस्ट भरी नजरों से देखा, तो वही दूसरा हिस्सा ऐसा था जिसे अरमान ने कभी तमीज से देखा तक नहीं। मगर आयशा वो कुछ अलग सा असर कर रही थी। अरमान के दिल में आयशा वो लड़की थी जिसे अरमान छूना भी चाहता था और साथ ही साथ उससे दूर भी रहना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि आयशा एक नाजुक सी सीधी साधी मासूम लड़की है और अपनी लस्ट में आकर के वो उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। अरमान ने जैसे तैसे आयशा से अपनी नजरें हटाई और फिर अपने एक आदमी को कॉल कर कहा, एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूँ, उसमें जितने भी लड़के थे सबके सब कल तक मुझे जिंदा चाहिए। काम हो जाएगा सर, दूसरे आदमी ने कहा। और अरमान ने फोन रख दिया, जिसके साथ ही उसके चेहरे पर बेहद ही भयानक भाव आ गए। दरअसल उसने उन्हीं लड़कों को उठवाया था जिन्होंने आयशा को आज परेशान किया था। वो चाहता तो उसी वक्त उन सबको गोलियों से भून डालता, लेकिन फिर इन सब से आयशा डर जाती, इसलिए उसने उन आदमियों को जाने दिया। लेकिन अब अरमान उनका जो हाल करेगा उससे तो उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। अगली सुबह आयशा के शरीर ने हलचल शुरू की। हर चीज से बेखबर उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलनी शुरू की। आंखें बंद किए ही आयशा के होंठों पर एक मुस्कान तैर गई और उसने महसूस किया कि वो इस वक्त किसी की बाहों में लिपटी लेटी है। पहले तो आयशा नींद में होने की वजह से कुछ भी ना समझ पाई, मगर तभी उसने धीरे से उस शख्स पर अपने हाथ चलाए तो उसे एहसास हुआ कि इस शख्स ने तो शर्ट भी नहीं पहनी है और वो यूं ही उस शख्स के सीने पर अपना सिर रख के सोई है। शुरुआत में तो आयशा को ये किसी सपने सा लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने सीने पर किसी का हाथ महसूस किया तो मानो उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। और अचानक से आयशा ने अपनी आंखें खोली, जिसके साथ ही उसने खुद को और अरमान को जिस हालत में देखा तो मानो उसका जिस्म थरथरा उठा। खुद को अरमान की बाहों में देख आयशा के होश उड़ चुके थे। उसने गौर किया कि इस समय वो दोनों किस तरह एक दूसरे से लिपटकर लेटे थे। अरमान इस पल शर्टलेस था तो वही आयशा के हाथ ने उसकी कमर को जकड़ रखा था, मानो वो उसके लिए उसका फेवरेट टेडी बियर हो। कि तभी आयशा की नजर अरमान के चौड़े सीने पर गई। पहली दफा इतनी नजदीक से उसने किसी मर्द को देखा था और वो भी इस हाल में। आयशा का तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया कि तभी उसने एक झटके में अपना हाथ अरमान से दूर किया और अगले ही पल बिस्तर से उठ खड़ी हुई और गुस्से में अरमान को घूरने लगी। कुछ देर बाद अरमान के ऊपर किसी ने जोर से फेंककर बाल्टी भर पानी दे मारा, जिस कारण वो तुरंत नींद से जाग बैठा और उसका खून खौल गया। ये देख कि आखिर किसने इतनी जुर्रत की उसके साथ ऐसी हरकत करने की। कि तभी उसने अपनी गर्दन उठाकर देखा तो सामने गुस्से में उबलती हुई आयशा खाली बाल्टी लिए खड़ी थी। और ये देख अरमान पल भर में समझ गया कि ये किसका किया धरा है। आयशा बेचारी पूरी तरह से अनाजन थी कि उसने अभी अभी जो हरकत की है उसका क्या अंजाम भुगतना पड़ सकता है उसे। कि तभी अरमान बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और 1 मिनट तक ना लगा आयशा को सोचने समझने में कि तब तक अरमान उसे खींचते हुए वॉशरूम में ले आया था और अगले ही झटके में आयशा का मुंह पानी से भरी हुई बाल्टी के भीतर था। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि उसे खुद को बचाने का मौका तक ना मिला। और अरमान वो तो मानो अपने गुस्से में पागल हो चुका था, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत भी नहीं हुई थी कि कोई उसे नजरें उठाकर भी देखे। और ये कल की आई हुई लड़की उससे ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो वो उसके इश्क में पागल पिया हो। अरमान बेहद ही तेज में आयशा की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत किए उसका सर पानी में डुबोए रहा, जब तक कि आयशा की सांस ना घुटने लगी। कि तभी अरमान ने उसका मुंह पानी से बाहर निकाला और अब जाकर आयशा की जान में जान आई। वो सांस लेने के लिए इस हद तक मशक्कत कर रही थी जिसकी कोई हद नहीं। उसकी आंखें घबराहट की वजह से बंद थी और अरमान ने उसके चेहरे को देख दांत पीसते हुए कहा, शायद तुम्हारी
औकात से ज्यादा नरमी से पेश आ गया तुमसे, तभी ये भूल गई कि अगर अरमान मलिक पर कोई उंगली भी उठाता है तो मैं उसका हाथ काट देता हूँ, और तुम जैसी 1.5 फुट की लड़की मेरे साथ बदसलूकी कर रही है। ये कहते ही अरमान ने जैसे ही उसका सिर दोबारा पानी में डुबोना चाहा, उसी पल आयशा झटपटा उठी और लड़खड़ाते शब्दों का सहारा लेकर बोली, नहीं नहीं माँ, मुझसे गलती हो गई है, प्लीज आई एम सॉरी। कोई और होता तो शायद अरमान उसकी एक भी ना सुनता, लेकिन ये आयशा थी, वो आयशा जो उसके पत्थर जैसे दिल में जज्बात जगा रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी अरमान के हाथ रुक गए और उसने झटककर उसे छोड़ दिया। आयशा गिरते गिरते बची और वो अपनी सांसें संभालते हुए दीवार से लगकर खड़ी हो गई। इधर अरमान ने उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहा, कल से लेकर आज तक तुम पर तमाम एहसान कर चुका हूँ और उसके बदले में तुम मेरे साथ ये कर रही हो, पानी फेंक रही हो मुझ पर। कि तभी आयशा के सब्र का बांध टूट गया। वो अपनी सांसें काबू कर अरमान पर चिल्लाते हुए बोली, तो फिर क्या करूँ? हाँ, इज्जत की उम्मीद कर रहे हैं आप मुझसे, मेरे साथ पूरी रात मेरे ही बिस्तर पर बिता अपने एहसान के बदले मेरा फायदा तो उठा लिया ना आपने। चुप! अरमान इतनी जोर से चीखा कि आयशा की रूह तक कांप उठी और इधर अरमान का हाथ उठते उठते रह गया आयशा के ऊपर। आयशा अपनी आंसुओं से सनी आंखों से अरमान को देख रही थी कि तभी अरमान बेहद क्रोध में धधकते हुए उसके करीब आया और उसकी बाजू को मजबूती के साथ पकड़ते हुए बोला, अब एक और शब्द कहा ना तो यही खड़े खड़े लाश बना दूंगा। और क्या कहा तुमने? फायदा उठाया मैंने तुम्हारा? तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ और बददिमाग लड़की का नींद में फायदा उठाने वाला कोई रेपिस्ट नहीं। आयशा एक टक अरमान की आग उगल रही आंखों में देखे जा रही थी। गुस्सा तो वो अरमान का तब से देख रही थी जब से उससे मिली थी, लेकिन आज इस गुस्से में बात अलग थी। आयशा को ना चाहते हुए भी एक अजीब सी गिल्ट की भावना खाने लगी कि उसने जाने अनजाने उस शख्स पर उंगली उठाए है जिसने कल उसकी इज्जत को बेआबरू होने से बचाया। इधर अरमान ने झटक कर आयशा का हाथ छोड़ा और उससे आखिरी लफ्ज बोला, और खबरदार जो अब तुम मेरे सामने भी आ गई, वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। ये कहते ही अरमान बिना आयशा को देखे वहां से बाहर चला गया और इधर आयशा अब भी जमी सी दीवार से चिपकी खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू की बूंद निकल गई, जिसे पोंछते हुए उसने खुद की हालत को देखा जो एकदम सही थी। उसके कपड़ों से लेकर के उसका जिस्म सब कुछ सही सलामत था, मगर गलती आयशा की भी नहीं थी। जब से उसके साथ वो काली रात वाला हादसा हुआ था तब से उसे काफी गहरा सदमा पहुंचा था, जिस कारण अब उसे हर मर्द की छुअन से नफरत सी होने लगी थी। और यही वजह थी कि आज सुबह जब उसने अरमान और खुद को इस हालत में देखा तो उसे लगा कि अरमान ने नींद में उसके साथ कुछ गलत किया, जिस कारण बिना सोचे समझे ही आयशा ने नींद में ही अरमान पर भर बाल्टी पानी फेंक मारा, जो कि बेशक काफी इंसल्टिंग था। आयशा अपने ख्यालों में उलझी ही थी कि तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ, जिसकी आवाज सुन आयशा ने अपने आंसू पोंछे और रूम में आकर उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर जूलिया खड़ी थी। आप यहाँ? आयशा ने सवाल किया। और इधर जूलिया, जिसके हाथ में नाश्ते की प्लेट थी, उसने उस प्लेट को अंदर आकर टेबल पर रखते हुए कहा, मैंने सोचा कल रात आप काफी थक गई होंगी तो क्यों ना नाश्ता रूम में ही ले चलूं। कहकर जूलिया फिर से आयशा के पास आई और थोड़ी परेशानी भरी आवाज में बोली, वैसे क्या हुआ था आयशा मैम कल रात आप और अरमान सर? जूलिया की बात सुन आयशा हैरानी से उसे देखने लगी। आपने मुझे कल रात उनके साथ देख लिया था क्या? अरे क्यों नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सर आपको अपनी गोद में उठाकर रूम में छोड़ने आए थे। जूलिया की इस बात पर आयशा की नजरें सवालों से घिर गई। हाँ, वो शायद मैं कार में ही सो गई थी इसलिए, लेकिन आपकी शक्ल देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। बाल एकदम बिखरे, कपड़े भी अस्त व्यस्त, और इन सबसे ज्यादा शौकीन तो मेरे लिए अरमान सर का बिहेवियर था। मैंने आज तक उन्हें कभी किसी की इतनी केयर करते नहीं देखा, जूलिया ने कहा। थी वही आयशा अब उसे दिलचस्पी के साथ देखने लगी। केयर और नहीं तो क्या? अरे हुआ क्या, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। देखिए, मैंने आपको अरमान सर की गोद में जब रूम में जाते हुए देखा तो मैं परेशान हो गई कि अचानक से आपको हुआ क्या है, इसलिए पीछे पीछे मैं भी चली आई और कमरे में आते ही जो मैंने देखा उससे तो ये सोच में पड़ गई कि ये कोई सपना है। सच क्या देखा आपने कमरे में? आयशा ने सवाल किया। इस पर जूलिया के होंठों पर मुस्कान आ गई। अरे आप तो नींद में अरमान सर का हाथ ही नहीं छोड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि आप उनसे फेविकोल की तरह चिपक गई हो। सर ने बहुत कोशिश की अपना हाथ छुड़वाने की, लेकिन आप तो
पता नहीं किस दुनिया में थी। फिर मैं रूम में आई और जब मैंने कोशिश करनी चाहिए आपका हाथ छुड़वाने की तो पता है सर क्या बोले आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। इधर जूलिया ने अरमान की नकल उतारते हुए कहा, नहीं जूली वो जाग जाएगी, तुम जाओ मैं ठीक हूँ। ये सुनते ही आयशा स्तब्ध रह गई और उसे एहसास हुआ कि गलतफहमी में उसने अरमान पर कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इधर जूलिया ने आगे कहा, आई स्वेर मैम मैंने सर को कभी इतना पोलाइटली बिहेव करते नहीं देखा। जूलिया कुछ ना कुछ बोले जा रही थी लेकिन अब आयशा को कुछ नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि उसके दिमाग में तो अरमान के कहे वो शब्द गूंजे जा रहे थे जिन्हें बार बार अपने दिमाग में आते देख आयशा गिल्ट से भरी जा रही थी। मैं बुरा हूँ, बहुत बुरा, लेकिन तुम जैसी बेवकूफ और बददिमाग लड़की का नींद में फायदा उठाने वाला कोई रेपिस्ट नहीं। आयशा को एहसास हुआ कि कल अरमान ने उसकी इज्जत बचाए, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसने अरमान को ही गुनहगार ठहरा दिया। मैम आप सुन रही है ना मेरी बात? जूलिया की आवाज सुन आयशा होश में आई। हाँ हम बताइए ना, कल रात क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं, आयशा ने कहा। जूलिया एक्चुअली मैं इस वक्त फ्रेश होना चाहती हूँ तो प्लीज। अच्छा कोई बात नहीं, आप जब फ्रेश हो जाएं तो मुझे बताइएगा कि कल रात क्या हुआ था। हम इतना कहकर जूलिया वहां से चली गई और इधर उसके जाते ही आयशा ने दरवाजा बंद किया और अपना सर पकड़कर बिस्तर पर जा बैठी। बहुत बड़ी गलती हो गई। आयशा अब कैसे उनसे सॉरी बोलूं? ये सब सोचते ही आयशा के दिमाग में अरमान कर कहे वो शब्द गूंजने लगे। और खबरदार जो अब तुम मेरे सामने भी आ गई वरना तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। आयशा ने कसके अपने बाल नोच लिए और चिढ़ते हुए बोली, उफ सच कहा उन्होंने, एक नंबर की बेवकूफ और बददिमाग किस्म की लड़की हूँ मैं, तभी खुद ही मुश्किलों को दावत देती रहती हूँ पर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। आयशा सोच में पड़ गई। जो होगा देखा जाएगा। आयशा पर मिस्टर एंड्री अरमान मालिक का सामना तो करके रहूंगी। एक अंधेरे में डूबा कमरा और उस कमरे के बीचों बीच कुर्सियों पर बंधे कुछ लड़के जिनके मुंह पर पट्टी बांधी थी और हाथ रस्सियों से बंधे थे। वो अपनी जान की गुहार लगाने की कोशिश कर रहे थे पर मुंह पर पट्टी बंधे होने के कारण उनकी चीख भी घुट के रह गई कि तभी कमरे का दरवाजा खुला जिसके द्वारा एक शख्स अंदर आया और इसी के साथ उस कमरे के बीच बीच लटक रहा एक बल्ब खुला जिसकी रोशनी से उन लड़कों ने अपने सामने खड़े शख्स को देखा तो हैरान रह गए क्योंकि इस वक्त वहां कोई और नहीं बल्कि अरमान मलिक खड़ा था जिसके चेहरे पर दहशत फैली थी। वो उन आदमियों को देखते हुए उनके सामने एक कुर्सी पर आ बैठा और एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बोला, खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रही ना? उन लड़कों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच गई कि तभी अरमान ने वहां खड़े अपने आदमी को देख एक इशारा किया और उस इशारे को समझ उस आदमी ने लड़कों के मुंह से पट्टी हटा दी जिसके साथ ही वो सब अपनी जान की दरख्वास्त करने लगे। ये वही लड़के थे जिन्होंने आयशा के साथ बदसलूकी की थी। उनमें से एक लड़का रोते हुए बोला, हमें क्यों पकड़ रखा है तुमने? तो इस पर अरमान मुस्कुराया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, वही घिसा पिटा सवाल, क्यों पकड़ा है, क्या करूंगा? इन सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। तुम सब बस मुझे ये बताओ कि तुम में से पहले मरना कौन पसंद करेगा? हमें क्यों पकड़ रखा है तुमने? आखिर हमने किया क्या है? उस लड़के ने सवाल किया कि तभी अचानक से अरमान ने अपनी कमर पर खुरसी एक गन निकाली और अगले ही पल धाड़ अरमान ने 2-4 गोलियां लगातार उस आदमी के शरीर में भून डाली जिसे देख वहां बचे बाकी के लड़कों का कलेजा मुंह को आ गया। और इधर अरमान के चेहरे के भाव भी अब सख्त हो चुके थे और उसने कहा, साला बहुत मुंह चल रहा था इसका, मैंने जो सवाल किया उसका जवाब देने की बजाय उल्टा मुझसे ही सवाल की क्यों पकड़ा है? उन लड़कों की पेंट गीली होने की कगार पर थी कि तभी उनमें से एक में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि वो अरमान पर चिल्लाते हुए बोला, ए हमारे हाथ बांधकर खुद को बहुत शाना समझ रहा है तू? एक बार हाथ खोल के दिखा तब बताता हूँ तुझे। उस लड़के की इस बात को सुन अरमान के भाव टस से मज नहीं हुए कि तभी वो लड़का एक बार फिर अरमान को ललकारते हुए बोला, क्या हुआ, निकल गई तेरी हवा, साला खुद को मर्द समझ रहा है? उसी पल अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, चल तेरी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। कहकर वो अपने एक आदमी पर चिल्लाया, ए हाथ खोलो रे इसका। ये सुन वहां खड़े अरमान के बाकी आदमियों ने आपस में बात करते हुए कहा, इस साले ने तो अपनी मौत को खुद दावत दी है। वैसे मरता तो आसान मौत होती लेकिन अब तो तड़प तड़प कर मरेगा ये। उस लड़के के हाथ कुछ ही पलों में खोल दिए गए और अब वो लड़का और अरमान आमने सामने थे।
उस लड़के ने जैसे ही अरमान पर गुस्से में अपना हाथ उठाना चाहा, उसी पल अरमान ने उल्टे हाथ एक मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया और उस मुक्के से ही वो लड़का जमीन पर ढेर हो गया और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। कुछ पल के लिए तो उसका दिमाग ही सुन्न पड़ चुका था, लेकिन उसने फिर से हिम्मत बटोरी और जैसे ही अरमान पर वार करने को हुआ कि तभी अरमान ने एक बार फिर उसके मुंह पर मुक्कों को बरसात कर दी। वो लड़का अधमरा हो चुका था। अरमान ने उसे बालों से पकड़कर खड़ा किया और एक और मुक्का उसके मुंह में जड़ते हुए बोला, नामर्द बोला था ना तूने। कहते हुए अरमान ने उस लड़के के पेट पर मुक्का दे मारा, जिस वजह से उस लड़के के मुंह से खून उल्टी की तरह निकल गया। साला उस रात एक अकेली लड़की को भेड़ियों की नोच रहा था, तू और मुझे नामर्द बोलता है। अरमान लगातार उसे मारे जा रहा था। आज मैं बताता हूँ तुझे कि नामर्दानगी क्या होती है। ये कहते ही अरमान ने अपनी एक गन बाहर निकाली और अगले ही पल बूम, उसने सारी गोलियां उस लड़के के निजी अंग में उड़ेल दी, जिस कारण उस लड़के की इतनी दर्दनाक चीख उस कमरे में गूंजी कि बाकी के लड़के तो ये देख के ही बेहोश हो गए। तो वही अरमान ने अपने चेहरे पर पड़े खून के छींटे साफ करते हुए अपने आदमी से कहा, ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये मर गया तो इसकी सजा खत्म हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि ये जिंदगी भर ये सोच के तड़पे कि काश आज के दिन मैंने इसे मार डाला होता। अरमान के इस भयानक रूप को देख हर कोई कांप उठा। दूसरी तरफ लॉन्ग स्कर्ट और सिंपल सी पिंक टी शर्ट पहने आयशा उतरकर नीचे आई कि तभी उसे हॉल में बैठे हुए शरद न्यूज़पेपर दिखाई दिए। उन्होंने आयशा को आते देख मुस्कुराते हुए कहा, आओ आयशा बैठो। नहीं मिस्टर मलिक, मैं ठीक हूँ। कहते हुए आयशा ने पूरे मेंशन में काम कर रहे वर्कर पर नजर डाली जो इस मेंशन को सजाने में लगे थे। ये डेकोरेशंस किस लिए हो रही है? आयशा ने सवाल किया। आज सुहाना यानी मेरी छोटी बेटी का जन्मदिन है, इसीलिए घर में सारी तैयारियां हो रही है, शरद ने कहा। इस पर आयशा ने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे मैं जब से आई हूँ मैंने उन्हें तो देखा ही नहीं, और आप बता रहे हैं कि आज उनका बर्थडे भी है, तब भी वो इस घर में नहीं है कि तभी पीछे से जूलिया ने आते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि सुहाना बेबी अपने प्री बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए बैंकॉक गई है और आज शाम को ही वो वापस आएंगी। ये सुनने अपनी गर्दन हिला दी कि तभी शरद ने उससे सवाल किया, अच्छा आयशा बेटा, कल रात तुम घर टाइम पर आ गई थी ना? मेरी अरमान से बात हो गई थी, इसलिए मैं भी निश्चिंत हो गया। वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? शरद के इस सवाल पर आयशा खामोश रह गई कि तभी जूलिया ने अपना मुंह खोल दिया, अरे कल रात की तो आप पूछिए ही मत मलिक सर, कल रात तो आयशा मैम। पर इससे आगे जूलिया कुछ भी कहती कि तभी आयशा तुरंत बीच में ही बोल पड़ी, मैं ठीक से घर आ गई थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये कहते हुए आयशा ने आंखों ही आंखों में जूलिया को चुप रहने का इशारा किया, जिसे देख जूलिया पहले तो उसे सवालिया नजरों से देखने लगी, लेकिन फिर उसे अपना मुंह बंद करना पड़ा। तभी शारद ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि तुम सही से घर आ गई, वरना अरमान अब उसके बारे में तुमसे क्या ही छिपाऊं, काफी शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो किसी की बात नहीं सुनता, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं तुमसे भी वो कोई बहस ना करने लगे। तो आयशा ने जबरदस्ती की मुस्कान अपने होंठों पर ओढ़ी और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगी, क्योंकि वो अरमान से मिलना चाहती थी, लेकिन वो पूरे मेंशन में उसे कहीं ना दिखा। तभी मेन गेट से कुछ लोग अंदर आने लगे, जिनके हाथ में कुछ था। उन्हें आते देख शरद उनके पास जाकर अपने एक सर्वेंट से बोले, इसे आयशा मैम के कमरे में रखवा दो। आयशा ने कहा, पर इसमें क्या है? आज रात तुम्हारी पार्टी में पहने जाने वाली ड्रेस। शरद ने कहा, लेकिन मैं ये पार्टी नहीं अटेंड करूंगी। आयशा की इस बात पर शरद हैरानी से उसे देखने लगे। आयशा, मैं जानता हूँ कि तुम ये बदलाव इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, लेकिन बेटा प्लीज मेरी आज के लिए बात मान लो, यकीन मानो पार्टी अटेंड करोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात भी मैं अपने कलीग से करवा दूंगा। शरद ने आयशा से इंसिस्ट किया। इधर आयशा का बिल्कुल मन नहीं था कोई पार्टी अटेंड करने के लिए, लेकिन तभी पीछे से जूलिया बोली, हाँ आयशा मैम प्लीज मना मत करो। सभी की इतनी जिद की वजह से आयशा इनकार ना कर पाई। ओके। ये सुन शरद ने मुस्कुराते हुए आयशा से कहा, थैंक यू बेटा। और इसी तरह ये दिन बीत गया और शाम चाँद आई। मलिक मेंशन किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। हर जगह आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी और बेहिसाब सजावट, सब कुछ बेहद खूबसूरत लग रहा था। धीरे धीरे करके गेस्ट्स भी आने शुरू हुए। तो वही एक आलिशान कमरे में बैठी एक लड़की, जिसका मेकअप आर्टिस्ट इस समय मेकअप कर रही थी, उस लड़की ने उस
आर्टिस्ट से कहा मुझे मेरा मेकअप बेस्ट चाहिए क्योंकि मुझे मंजूर नहीं कि आज के दिन कोई भी मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखे। उस लड़की के बात करने के ढंग से ही पता चल रहा था कि वो किस कदर अपने अहंकार में डूबी है। उसी पल उसका फोन बज पड़ा और अपने फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देख एक तीखी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई। उसने कॉल रिसीव की तभी दूसरी तरफ से एक लड़का बोला, मैं ये क्या सुन रहा हूँ जो कुछ हमारे बीच में हुआ था वो तुम्हारा एक प्रैंक था। ये सुन उस लड़की ने अपने नेल्स को देखते हुए कहा, ऑफ कोर्स डार्लिंग, अच्छा हुआ तुम्हें टाइम पर सब कुछ पता चल गया क्योंकि मैं भी ये ड्रामा करते करते थक गई थी। तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बना के रख दिया, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो, वो लड़का गुस्से में बोला। और तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि सुहाना मलिक तुम्हें डेट करेगी। हाँ, ये नवाबजादी कोई और नहीं बल्कि शरद की छोटी और लाडली बेटी सुहाना थी। अब इनकी तारीफ में क्या ही कहें, क्योंकि इन्होंने आज तक तारीफ के काबिल कोई काम ही कहाँ किया है। सोने की थाली में खाने वाली ये मगरूर मल्लिका आई एम द रूलर किस्म की सोच रखती थी, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों से और उनकी फीलिंग्स से। सुहाना ने उस लड़के का फोन बिना आगे उसकी बात सुने ही काट दिया और मुंह बनाते हुए बोली, स्टूपिड रोमियो। दूसरी तरफ वाइन कलर का स्लीवलेस गाउन पहने आज आयशा वो कहर ढा रही थी कि एक पल को खुद को ही ना पहचान पाई। उसके लिए जो मेकअप आर्टिस्ट भिजवाई गई थी उसने बहुत ही खूबसूरती से आयशा को तैयार किया था। उसकी आर्टिस्ट ने आयशा को देख मुस्कुराते हुए कहा, आप पर मेकअप करने के लिए हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़े, आप नेचुरली जो इतनी ब्यूटीफुल है। ये सुन आयशा मुस्कुराए और उसने खुद को मिरर में देखा। फुले बाल जो सलीके से उसकी पीठ पर सेट थे, वाइन कलर का टाइट फिटेड गाउन जो उसके छरहरे बदन को और अधिक निखारने का काम कर रहा था, स्लीवलेस बाहें जिनके द्वारा उसकी गोरी बाहें खिलकर चमक रही थी और चेहरे पर लाइट मेकअप, होंठों पर डार्क लिपस्टिक के साथ माशाअल्लाह कहर लग रही थी वो। और शायद सुहाना का आज सबसे खूबसूरत दिखने का सपना टूटने वाला था। खैर कुछ ही पलों में नीचे शाम रंगीन हो गई। सुहाना इस वक्त अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ मौजूद थी और उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स उसे चने के झाड़ पे चढ़ाने का काम बखूबी कर रहे थे, ये कह कहकर कि इस दुनिया में क्या बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सुहाना मलिक जैसी हसीन अप्सरा पैदा ही नहीं हुई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इस अप्सरा के होंठों की लिपी पुती मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि सीढ़ियों से उतरती हुई आयशा पर जिसने भी अपनी नजर डाली वो मानो अपनी नजरें हटाना ही भूल गया। वाह शी इज सच अ ब्यूटी। सुहाना के साथ खड़े उसके एक मेल फ्रेंड ने आयशा को मुंह फाड़े देखते हुए कहा, और ये देख सुहाना का रोम रोम क्रोध से भर उठा। इधर आयशा हर बात से अनजान जब नीचे आई तो खुद पर हर किसी की नजरें देख वो सकुचा गई कि तभी शरद मुस्कुराते हुए आयशा के पास आकर खड़े हो गए और बेहद ही खुशी से भरी आवाज में बोले, एवरीवन मीट माय डॉटर आयशा मलिक। सभी लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी तो वही आयशा को अपना लास्ट नेम मुखर्जी की जगह मलिक सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतने खुशी के माहौल में वो कोई तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए वो खामोश रही। इधर शरद ने आगे कहा, जैसा कि आप में से किसी से भी ये नहीं छिपा है कि मैं सारिका मुखर्जी यानी आयशा की मां से शादी करने वाला था, लेकिन बीच में हुए हादसे के बाद सब कुछ मानो बिखर सा गया। लेकिन कहते हुए शारद ने आयशा को देखा, लेकिन आयशा को मैंने अपनी बेटी उसी दिन मान लिया था जिस दिन मैंने सारिका से शादी करने का वादा किया, और अब मैं चाहता हूँ कि जो इज्जत आप सब अभी तक अरमान और सुहाना को देते आए है वही इज्जत आयशा को भी दें। और इसी के साथ ताश का एक नया पत्ता खुला, यानी आयशा का रिश्ता शरद से सौतेले बाप बेटी का रिश्ता था। यही वजह थी कि शरद ने अरमान को आयशा के बड़े भाई के रूप में इंट्रोड्यूस कराया, और यही वजह थी कि आयशा अभी तक शरद को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि शरद को एक्सेप्ट करने का मतलब था उन्हें अपने पिता के रूम में स्वीकार करना, और अपने पिता का हक वो इतनी जल्दी किसी को देने के लिए तैयार नहीं थी। खैर सभी लोगों ने तालियां बजाई और इसी तरह हर कोई आयशा से घुलने मिलने लगा कि तभी उसके सामने सुहाना आई, जिसके चेहरे पर इस समय बेहद ही कोल्ड एक्सप्रेशन थे। लेकिन आयशा इन सबसे अनजान उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे सुहाना। आयशा की मुस्कुराहट देख सुहाना का दिल जल उठा। एक बेवजह की नफरत पाल ली उसने आयशा से, सिर्फ इसलिए कि वो उससे ज्यादा खूबसूरत दिखती थी। लेकिन तभी सुहाना ने अपने होंठों पर हंसी का झूठा मुखौटा ओढ़ कहा, हेलो डियर स्टेप सिस्टर। सुहाना ने आयशा से हाथ मिलाया और आगे कहा, वैसे कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? अम्मा अच्छा लग रहा है।
ऑफकोर्स अच्छा लगना चाहिए, आफ्टर ऑल फ्री में ही बिना कोई एफर्ट्स डाले तुम्हें इतना पैसा मिल गया, अच्छा तो जरूर लग रहा होगा। सुहाना ने सरेआम आयशा की इंसल्ट की थी। आयशा ने भी बात आगे ना बढ़ाते हुए कहा एक्सक्यूज मी कहकर जैसे ही आयशा वहां से जाने को हुई उसी पल सुहाना ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने आपस खींचते हुए कहा, अरे कहाँ जा रही हो स्टेप सिस्टर, लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। अरे मैं तो बस मजाक कर रही थी, आज ही हमारी मुलाकात हुई है और फिर मेरा बर्थडे भी है, तो प्लीज तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी। ये सब कहते हुए सुहाना अपने मंसूब में कामयाब हो चुकी थी, क्योंकि आयशा से बात करते दौरान उसका हाथ आयशा की पीठ पर था, जिसका फायदा उठाते हुए उसने आयशा के बैग की जिप पीछे से खोल दी। पर आयशा इन सब से पूरी तरह अनजान थी। नहीं सुहाना प्लीज, मुझे डांस करना नहीं आता, आयशा ने मना करने की कोशिश की। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, आज तो तुम्हें बर्थडे गर्ल की बात माननी ही होगी। स्टेप सिस कमोन डांस करो। सुहाना जबरदस्ती आयशा को डांस फ्लो पर ले आए। शरद अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ बाहर गार्डन एरिया में जा चुके थे, तो इधर आयशा के ज्यादा हिलने धूलने की वजह से उसकी जिप और अधिक खुलती ही जा रही थी। सीमोन स्टेप सिस डांस फॉर मी, स्टार्ट द म्यूजिक। सुहाना की जोर जबरदस्ती के सामने आयशा की एक नहीं चल पाई कि तभी पीछे से गाना शुरू हुआ। हाई हीलते नचे तातू बड़ी जचे, हाई हीलते नचे तातू बड़ी जचे, एक एक थुमके पे 100 तालियां हिले जब लक तेरा हिलती है बालिया, एक एक थुमके पे 100 तालियां हिले जब लक मेरा हिलती है बालिया। आयशा का जरा सा भी मन नहीं था डांस करने का, इसलिए वो जैसे ही डांस फ्लो से उतरने को हुई उसी पल सुहाना और उसके दोस्तों ने उसे दोबारा स्टेज पर खींच लिया। एक एक थुमके पे 100 तालियां हिले जब लक तेरा हिलती है बालिया। 24 घंटे मुंडे रहते मेरे इग्गे पीछे, मेरे इग्गे पीछे, मेरे इग्गे पीछे, जद हाई हीलते नचे तातू बड़ी जचे, हाई हीलते नचे तातू बड़ी जचे, तू बड़ी जचे। आयशा परेशान हो चुकी थी इस जबरदस्ती पर, इसलिए इस बार वो जैसे ही जाने को हुई उसी पल सुहाना ने पीछे से ही उसके गाउन पर अपना पैर रख दिया और इसके बाद जो हुआ उससे आयशा का दिल धड़कना बंद हो गया। उसे एहसास हो गया कि उसकी ड्रेस पीछे से खुल गई है, इसलिए एक पल ना लगा और उसका रोना छूट गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन में वो कैसे सबकी नजरों से छिपके जाए, क्योंकि हर किसी की नजर उस पर थी। तभी सुहाना ने अनजान बनने का ढोंग करते हुए आयशा को दोबारा स्टेज पर धकेल दिया और इस बार आयशा के आंसू किसी से ना छिपे और ये वो मंजर था जब सभी की नजर में उसकी खुली हुई जिप आ गई। आयशा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली और खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कोई फायदा न हुआ। उसका शरीर कांप उठा, वो शर्म के मारे मरी जा रही थी, तो वही तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे थे और सुहाना के होंठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। आयशा से अब ये सब और बर्दाश्त न हुआ और वो जैसे ही वहां से भागने को हुई उसी पल सुहाना ने अपना पैर उसके रास्ते में अड़ा दिया, जिससे जैसे ही वो औंधे मुंह जमीन पर गिरने को हुई उसी पल किसी की बाहों ने उसे थाम लिया। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया, तो वही आयशा को अपनी बाहों में संभालने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान था, जिसके चेहरे पर इस समय इस कदर क्रोध की का पहारा था कि वहां खड़े हर चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। तो इधर आयशा के हाथ मजबूती से अरमान की बाजू में गड़े थे और वो सिसकती रही, क्योंकि उसमें अब हिम्मत नहीं बची थी किसी से अपनी नजरें मिलाने की। तभी अरमान ने उसे खुद से अलग किया और जब उसने आयशा का आंसुओं से लिपट चेहरा और शर्म से झुकी नजरें देखी, तो मानो वो जल उठा। अरमान ने तुरंत अपना ब्लेजर उतारा और अगले ही पल उसे आयशा की पीठ पर डालकर उसके पतले से जिस्म को अपने ब्लेजर से ढक दिया और तभी उसकी एक चीख पूरे हॉल में गूंज उठी, बंद करो म्यूजिक। उसकी चीख सुन एक पल को वहां हर कोई चिहुक उठा और सुहाना भी अपने भाई के इस गुस्से को देख खामोश रह गई। और इधर अरमान ने एक बार फिर आयशा के तड़प रहे चेहरे को देखा और अगले ही पल बिना किसी की परवाह किए उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया और हर किसी को अनदेखा कर वहां से ऊपर जाने लगा। तो वही उसके इस बर्ताव को देख हर किसी का मुंह फटा रह गया और एक पल में ये चहकती शाम खामोश पड़ गई। ऊपर अरमान आयशा को उसके कमरे में लेकर आया और उसने आहिस्ता से उसे बिस्तर पर लिटा दिया, जिसके साथ ही आयशा फूटकर रो पड़ी। उसके हाथ ने कसके अरमान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके सीने पर अपना सिर टिकाए बेतहाशा रो पड़ी। अरमान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसका सिर सहलाने लगा। तभी आयशा सिसकते हुए बोली, सबने देख लिया माँ मुझे।
आयशा की इस बात को सुन अरमान का दिल जल उठा। उसने मजबूती से उसे खुद की बाहों में जकड़ते हुए कहा, शायश किसी ने कुछ नहीं देखा। आयशा का रोना बंद होने का नाम नहीं ले रहा था, तो वही वो इस बात से बेखबर थी कि उसे अरमान की बाहें कितना सुकून दे रही थी। एक अनोखा सा एहसास उसके दिल में उतर आया कि वो इन बाहों में सबसे ज्यादा महफूज है। अरमान के जिस्म की गर्माहट आयशा के मन उतरती जा रही थी। मैं अब कैसे फेस करूंगी सबको, हर किसी ने मुझे उस हालत में देख लिया। आयशा बच्चों की तरह रोए जा रही थी। तो वही अरमान ने उसका चेहरा अपने सीने से अलग किया और फिर उसके चेहरे को मजबूती से अपने हाथ में भर बोला, मेरी आंखों में देखो। ये सुन आयशा ने अपनी आंसुओं से सनी आंखें अरमान पर डाली। तभी अरमान ने कहा, तुम पर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा, समझी तुम। लेकिन आयशा तो मानो पागल हो चुकी थी। सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई। मुझे नहीं रहना यहाँ। आयशा लिसन टू मी। नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। आयशा तो मानो पागल हो चुकी थी और अरमान की एक बात सुनने के लिए राजी नहीं थी। मेरी बात सुनो आयशा। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं यहाँ से। पर इससे आगे के शब्द उसकी हलक में अटके रह गए, क्योंकि अरमान ने उसे खामोश करने के लिए उसके होंठों को अपने होंठों में दबा लिया था। आयशा स्तब्ध रह गई। उसकी आंखें फटी रह चुकी थी, लेकिन ना जाने क्यों आज उसने अरमान का विरोध नहीं किया। उल्टा आज उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई अरमान के तपते होंठों को खुद पर हावी होते देख। आयशा का रोना और उसकी सिसकियां शांत हो गई और अगले ही पल उसने धीरे से अपनी भींगी पलकें बंद कर ली और अपने नाखून कसके अरमान की पीठ में गड़ा दिए और कर दिया खुद को अरमान के हवाले। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। होंठ उसके चूमकर दिल ने आफत की है, मोहब्बत कीजिए फिर समझिए बर्बादी क्या चीज है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।